कि एकाएक दोनों के पति जो हैं वो सफेद पोशी माफिया भ्रष्टाचार में अंदर गए और दोनों जो है आज जो भरत मिलाप टाइप दिखा, ओह क्या दिलचस्प है। दोनों के चेहरे पे खुशी, मुझे लगता है जीवन में ऐसी खुशी इन दोनों को कभी नहीं मिली होगी। चमचे जब आप पालते हैं तो यही दुर्गति होती है, जब जिसकी जमीन नहीं होती। तीनों खेल में जल के राख हो गए। न पवार बचा, न शिवसेना बची और न कांग्रेस बची। ध्यान आ रहा था कि भाई उद्धव ठाकरे के पास तो कुछ बचा नहीं है, तो बचा तो शरद पवार के पास भी नहीं है, बचा तो कांग्रेस के पास भी। तो तीनों नंगे हो चुके हैं और एक दूसरे को और बचा कुचा भी नोचने पे तैयार है। शिवराज पाटिल की बहू का मायने नहीं है, शिवराज पाटिल के बहू का आने मतलब शिवराज पाटिल, तो एक तरह से शिवराज पाटिल भी कांग्रेस में बचा क्या है। तो वो तीनों आदमी ना उनके पास कुछ है, ना उनके पास कुछ है, न रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा, तो कहीं चाहे लड़ लो, चाहे फ्रेंडली लड़ लो। दो भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर की बीवी इतनी आनंद में क्यों है, यह भी समझने शरद पवार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है और इसको प्रधानमंत्री मोदी माफ नहीं करेंगे। इसके परिणाम को 2 साल तक चाणक्य फलाना दिमागा है। इसको सबसे बड़ा गुणाभाग करने वाला, सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला मठाधीश पिछले 50 साल से बना हुआ था। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल के अंदर धूल चटा दी, इसकी नाक रगड़वा दी है जमीन से। उस नाटी को तो पुरस्कार देना चाहिए मनीष जी। उसने ऐसी आग लगाई कि तीनों खेल में जल के राख हो गए। न पवार बचा, न शिवसेना बची और न कांग्रेस बची। इसीलिए सर नोटी आजकल पूरे मौज में है। मौज में सर, आजकल मौज में 2 महिला भी दिखाई दे रही है। पता नहीं आपकी नजर गई हो या नहीं गई हो। वो दिलचस्प है, पति जो हैं वो सफेद पोशी माफिया भ्रष्टाचार में अंदर गए और दोनों जो है आज जो भरत मिलाप टाइप दिखा, ओह क्या दिलचस्प है। दोनों के चेहरे पे खुशी, मुझे लगता है जीवन में ऐसी खुशी इन दोनों को कभी नहीं मिली होगी। जो रामलीला मैदान पिछले मतलब समझिए 50 साल आजादी के समय से चला आ रहा था कि वहाँ रामलीला होती थी। रामलीला मैदान उसका नाम है, तब सुंदर नाम है। और वहां कल रावण लीला होगी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दे दी। रामायण को वो पोटेशियम साइनाइड बता रहा था और मर्यादा पुरुषोत्तम पैगंबर मोहम्मद साहब को बता रहा था। इसके अंदर चोर जो आदमी पार्टी मनीष जी 60 साल तक देश को शासन कर चुकी हो और वो 1800 करोड़ रुपए की चोरी कर रही है, तो वो 1800 करोड़ की चोरी नहीं, ये भारत माता की मांस और मज्जा खा रहे थे। तो मेरे कैमरामैन ने कहा कि अभी हमें वहां चलना है। हमने कहा अरे हम तो गिद्ध होते हैं, हम तो गिद्ध हैं। अभी देखो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए मटन चिकन है। मतलब एक माफिया इसको मटन चिकन खिला रहा है। ये गिद्धों ने ऐसे माफियाओं का सालों तक महिमा मंडन किया। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। आज जो चर्चा की है मनीष ठाकुर ने और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, इन्होंने करी है सबसे बड़ी चर्चा महाराष्ट्र में शरद पवार की किस तरह से पावर ख़त्म हो गई। शरद पवार जो 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, उसकी नाक कैसे नाली में रगेड़ दी पिछले 5 साल में, लगा लीजिए मोदी साहब ने। दूसरा जिक्र हुआ है मुख्तार अंसारी के जनाजे में दुनिया भर के लोगों का, पत्रकारों का महिमा मंडन करना। और तीसरा जिक्र हुआ है अरविंद केजरीवाल के बारे में, उनकी जो रांड है, जो विधवा विलाप कर रही है सुनीता केजरीवाल, और हेमंत सोरेन जो मंत्री अंदर गए हैं झारखंड के, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का मिलाप दिखाया, भरत मिलाप, उस पर कटाक्ष किया है इन्होंने। दोनों बहुत खुश हैं और सोनिया गांधी से मिली है कल्पना सोरेन। उसके बाद चौथा अंतिम इन्होंने जिक्र किया है पंजाब की राजनीति के बारे में, जहाँ पे 13 सीटें हैं। महाराष्ट्र में तो ये कह रहे हैं 48 की 48 सीटें बीजेपी जीतेगी। और शरद पवार की लड़की सुप्रिया सूले के खिलाफ इन्होंने अजीत पवार की ही पत्नी को उतार दिया। एक ही साथ एक ही परिवार के 2 बंदे, मतलब कि जो भतीजा है उसकी पत्नी को उतार दिया, अजीत पवार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया शरद पवार की राजनीति का अध्याय। तो दोस्तों इन्हीं 4 पॉइंटों पे ये वीडियो बना है, ज़्यादा आपको बोर नहीं करता, बहुत ही अच्छा विश्लेषण है। वीडियो है 42 मिनट 33 सेकंड की, मैंने 30% उसकी स्पीड बढ़ाई है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट द्वारा अवगत कराएं। अब वीडियो देखना शुरू करें। नमस्कार, कैसे हैं आप? रामलीला मैदान इस देश में एक ऐसे मैदान के रूप में जाना जाता है जो सत्ता की चूल्हें हिलाता रहा है। रामलीला मैदान दरअसल कांग्रेस की चूल्हें हिलाने के लिए जाना जाता रहा। अब उसी रामलीला मैदान में कांग्रेस उन लोगों के साथ है जिनने कभी कांग्रेस की चूल्हें हिलाई। लेकिन कमाल की बात यह है, जिस कांग्रेस की चूल्हें हिलाने के लिए केजरी ने रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन किया, वो केजरी, उसी रामलीला मैदान में उस केजरी गैंग ने कांग्रेस समेत विपक्ष को एकजुट होने के लिए आमंत्रित किया। कमाल है ना।
कि जिस रामलीला मैदान में केजरी ने कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस रामलीला मैदान में भ्रष्ट लोगों की टोली जम रही है। देश को भ्रष्ट बेईमानों की टोली ये क्या संदेश दे रही है? कांग्रेस की ऐसी क्या लाचारी है, इसे समझना जरूरी है। समझना यह जरूरी है कि जिस शरद पवार के लिए कहा जा रहा था कि मोदी ने शरद पवार जैसे नेता को बेस्ट एमपी का अवार्ड दिलवा दिया, शरद पवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उस पवार को पस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर कैसा प्रचंड प्रहार किया है। पवार अपने आप को शातिर नेता समझते थे कि वो सबसे बड़े शातिर और धूर्त हैं। उस पवार की पार्टी को तहस नहस करने के बाद उस बारामती में जहां पवार का वर्चस्व हुआ करता था, उस जगह से पवार की जमीन खींच लेने के लिए मोदी ने क्या योजना बनाई है, इसके मायने क्या हैं? जिस पवार के ने बीजेपी के गठबंधन शिवसेना को तोड़ करके बीजेपी की आई सत्ता छीन करके अपने हाथों में ले ली थी, उस शिवसेना ने पवार का क्या किया, पूरे एनडी गठबंधन का क्या किया, महाराष्ट्र के इस खेल के मायने क्या हैं, यह समझेंगे। और दो भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर की बीवी इतने आनंद में क्यों है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा विश्लेषण सतीश जी के साथ अभी करेंगे हम। समय मिला तो केजरी गैंग के उस खेल को भी, कि केजरी अभी तो केजरी हिरासत में है, ईडी के हिरासत में, अभी 3 दिन बाद केजरी को जेल जाना है। तो क्या केजरी खुद के जेल जाने से पहले पूरे मंत्रिमंडल को जेल भेजने की तैयारी कर ली है? क्या कहा आज केजरी के किसी मार्लिना ने कि हम तो सौरभ के साथ जेल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कैलाश गहलोत को ईडी ने क्यों बुला लिया? तो क्या केजरी खुद के जेल जाने से पहले पूरे तिक्रम की तैयारी कर लिए हैं? एक एक चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर लीजिए जी। ठीक है, आप ठीक है सर। लोगों की शिकायत बड़ी रहती थी कि शरद पवार को बचा रहे हैं मोदी। कई सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी भी कहते थे कि मोदी शरद पवार ने ऐसा ऐसा पाप किया है। शरद पवार 1993 में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके अपराधियों को बचाने में या उसके पीछे भी उनकी भूमिका है। उस पवार को मोदी बचा रहे हैं। पवार का सेंटर पॉइंट था बारामती। हम लोग तो जब बिहार में थे तो महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा यदि एक शहर को जानते थे तो बारामती को, क्योंकि पवार क्रिकेट से बड़ी उगाही करते थे। क्रिकेट उनका बारामती स्टेडियम के नाम से हम लोग जानते थे। उस बारामती में पवार को पस्त करने के लिए मोदी ने जो प्रचंड प्रहार किया है, सुप्रिया सुले की जो शरद पवार की बेटी है, उसके सामने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारकर ये कैसा प्रचंड प्रहार किया है मोदी ने? सर मनीष जी, वास्तव में बहुत प्रचंड प्रहार है और एक तरह से पवार को खत्म तो कर दिया था महाराष्ट्र की राजनीति में। पूरी पार्टी टूट के आगे पवार ने जिस पार्टी का गठन किया था उस पार्टी का ना तो नाम और ना निशान पवार के पास नहीं रहा, वो आ गया अजित पवार के पास। और इसीलिए बड़ा शातिर आदमी, उसने बीच में कुछ बैलेंसिंग काम किया था। एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को अपना चाय नाश्ते में भी बुलाया था करीब महीने 1.5 महीना पहले। और उस समय भी चर्चा चली थी कि संभवतः सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार की पत्नी मैदान में उतारी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से उसने उसी बैलेंसिंग के लिए बुलाया था कि कम से कम मेरी बारामती सीट मेरे पास रहे और सुप्रिया सुले उनकी बेटी फिर से संसद में पहुंच जाए। इसीलिए उसने कुछ, क्योंकि बाहर निकल के उन तीनों ने भी कुछ नहीं कहा, ना पवार ने ये कहा था कि हम लोग एक सद्भावना मीटिंग थी, बुलाया था, चाय पे बुलाया था, हम लोग आ गए। लेकिन आज घोषणा हो गई आधिकारिक तौर पर कि सुप्रिया सुले के खिलाफ भाजपा के टिकट पे अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। मनीष जी, गई ये सीट शरद पवार के हाथ से, बारामती की सीट गई। और ये उस आदमी का गढ़ पिछले 50 साल से, जब से वो राजनीति कर रहा है तब से उसका सबसे मजबूत गढ़ था। और ये आदमी बड़ा कि महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य है, फलाना ढिमाका है, इसको सबसे बड़ा गुणाभाग करने वाला, सबसे बड़ा उलटफेर करने वाला मठाधीश पिछले 50 साल से बना हुआ था। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल के अंदर धूल चटा दी, इसकी नाक रगड़वा दी है जमीन से। अभी समझाता हूँ कि बारामती की सीट क्यों हार गया। इसमें इसका रिजल्ट आएगा 4 जून को, और नोट कर लीजिए कि बारामती से सुप्रिया सुले चुनाव हार गई। अब मनीष जी बता रहा हूँ, ये पिछला रिजल्ट है, उसी में इसका परिणाम छुपा हुआ है कि पिछले चुनाव में सुप्रिया सुले को वोट मिले थे 6,86,000 और जो भाजपा के कैंडिडेट थे उसको वो वोट मिले थे 5,31,000। 1,55,000 वोटों से सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई थी। कब जीती थी? जब उसमें कांग्रेस और ये दोनों मिलकर गठबंधन में लड़ रहे थे। लेकिन मनीष जी, अब जरा जो गणित जो कहते हैं ना, मेरा मानना कि चुनाव अर्थमेटिक का ही होता है, केमिस्ट्री की बहुत बात की है कि अब उसमें से केवल 15% वोट जो सुप्रिया सुले को मिले थे, अगर उसमें से 15% वोट अजित पवार ने इधर से उधर कर दिए
तो सुप्रिया सुले 50,000 वोटों से चुनाव हार जाएगी। और ये अब आप इससे समझिए कि जो आदमी पूरी पार्टी उठाकर ले आया शरद पवार की, निचले वर्कर तक 90% विधायक लेके चला आया, वो बारामती में अपने पत्नी के चुनाव में 15% वोट इधर से उधर नहीं करेगा। 15% नहीं, वोट तो इससे ज्यादा होंगे। मैं न्यूनतम बता रहा हूं कि अगर 15% वोट भी अजित पवार ने कर दिए तो सुप्रिया सुले आ जाएंगी 5,80,000 पे और भाजपा पहुंच जाएगी 6,31,000 पे। लेकिन ये मैं बिल्कुल न्यूनतम कम से कम वाला बता रहा हूं, मामला इससे आगे का होगा, क्योंकि शरद पवार की पत्नी, वो अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ रही है, कोई नेता एनसीपी का नहीं लड़ रहा, तो वो उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पे लग गई। ये प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सोचा समझा कदम है कि अगर अजित पवार चाहे भी खेल करना या बड़ा भावना हो उभरे, तो वो भावना फिर उभरे ना। बिल्कुल ये आर पार की सीधी तलवार चचा भतीजे में खिंच गई है और इसमें चचा की बहुत बुरी गत होने जा रही है। और मैं बार बार याद दिलाता हूं मनीष जी कि 2019 में इसी अजित पवार के भेज के और फिर वापस बुला के जो शरद पवार ने दगाबाजी की थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसको मैंने उसी, तब हम लोग यूट्यूब पे नहीं थे, मेरे फेसबुक की पोस्ट अब भी पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि ये शरद पवार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है और इसको प्रधानमंत्री मोदी माफ नहीं करेंगे। इसके परिणाम हमको 2 साल में मिलेंगे, 3 साल में मिलेंगे, 5 साल लगे, लेकिन परिणाम सामने है। अजित पवार, शरद पवार की पार्टी खत्म, शरद पवार की वो कंस्टिट्यूएंसी खत्म, जहां से चुनाव लड़ता था पत्नी बिटिया चुनाव, यानी बारामती के चुनाव का फैसला आज हो गया, जैसे शरद पवार अजित पवार की पत्नी को टिकट वहां से घोषित किया है। तो ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी इस आदमी को भी उन्होंने माफ नहीं किया है, उसको आखिरी दम तक बिल्कुल देने का कि इसकी नाक रगड़ा एकदम खत्म। कि ये 2024 के बाद शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में इतिहास की चीज हो जाएगा। यहाँ एक शरद पवार होता था जो बड़ा नेता था, जो दाऊद इब्राहिम का बड़ा खास था, जो, तो ये सब अब इसके जो है 2024 के बाद इससे संबंधित हर बात पे था लगा करेगा। है वाला काम प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया और 5 साल के अंदर इसको निपटाया। और वो जो मनीष जी लोग कहते हैं ना कि वो पद्म भूषण क्यों दे दिया था, फलाना क्यों कर दिया था, तो मैं बार बार कहता हूं, अब ये 5 साल के घटनाक्रम को आप फिर समझ लीजिए। और वो हमेशा इस तरह के सवाल आता है तो मुझे अपना वो सिद्धांत बताना पड़ता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। तो ये बड़े बड़े खेल हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों पद्म भूषण दिया था और फिर क्यों अजित पवार के साथ सरकार बनी थी, एक बिल्कुल अलग एपिसोड है, उसको छोड़ दीजिए। अंत में परिणाम क्या है, इस पूरी उछल कूद जो रस्सी कूदी शरद पवार ने, उसका ये परिणाम यह है कि 10 साल बाद, और शुरुआत जो हुई थी 2014 में, तो शरद पवार को पद्म भूषण देकर प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन उसको घी हजम नहीं हुआ। और वो 10 साल जब समाप्त हो रहे हैं तो आपको शरद पवार चित्त भी नहीं, औंधे मुंह नजर आ रहे हैं धूल चाटते हुए। मनीष जी पूरा डिस्टर्ब हो गया वो आदमी। ये जो इंडी फिंडी गैंग है, ये तो गई ऐसी की तैसी में, उसको लगेगा बारामती की सीट बचाओ किसी तरह से, और वो मुझको कहीं से बचती हुई नजर नहीं आ रही। वो नहीं आ रही। शरद पवार का अपना आखिरी गढ़ टूट गया, ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने आज केवल घोषणा के साथ। बारामती तो निश्चित रूप से उसके स्वाभिमान का प्रतीक है, मतलब बारामती मतलब शरद पवार। तो क्या इतनी सेटिंग, पवार तो सबसे ज्यादा सेटिंग कर लिया करते थे, बड़े खिलंदर थे, उन्होंने तो कहते ना कि जबरे से वो सरकार छीन ली थी 19 में, आपको हमें याद है। उस पवार ने इतनी सेटिंग नहीं कर ली कि बारामती कम से कम छोड़ दो। ना जबड़े वबड़े कुछ नहीं छीन ली थी। वो जोकर जो है, जिसने, देखिए 2 आदमियों ने दगा किया था और दोनों खत्म, दोनों की पार्टी भी नहीं। जो फिर उसी को दोहराऊंगा, दर्शक इसको याद कर रहे हैं, मेरा उसे जो मैं बताता हूँ कि जो किया जाता है कहा नहीं जाता। कि आप जरा परिणाम देखिए मनीष जी, 2019 में दगा करने वाले 2 बड़े बड़े खिलाड़ी थे, जो जिनकी वजह कांग्रेस तो उसमें शामिल बाजा थी। जैसे बारात में 8-10 बैंड में जो होते हैं 8-10 बाजे वाले हो, तो बजाते नहीं, खाली वो शामिल रहते हैं, बाजा लेके खड़े रहते हैं, बजाने वाले कुछ और होते हैं। तो कांग्रेस तो शामिल बाजा थी 2019 में। शिवसेना, ये उद्धव ठाकरे बाप बेटे और शरद पवार, ये दोनों ने मिलकर पूरा खेल किया था। आज मनीष जी दोनों की क्या स्थिति है, ना उद्धव ठाकरे के पास पार्टी बची ना निशान बचा, शरद पवार के पास ना पार्टी बची ना निशान बचा। ये 2-2.5 साल की सत्ता तो ये पा गए थे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या हासिल किया दोनों का, इसका कुछ कहने को रह जाता है। कि मतलब मनीष जी अपनी पूरे जीवन भर की नहीं, अपने पवार की तो आप कह सकते हैं कि जीवन भर की पूंजी उसने तो अपने बाप दादों की पूंजी गवा दी। जो बाल ठाकरे ने कब बनाई थी शिवसेना अपने पिताजी के समय में, जो 60-70 साल से घर की पूंजी वो उसने गंवा दी। वो सड़क पे खड़े दोनों बाप बेटे, न पार्टी है न निशान है, और अब की बहुत बुरी दुर्गत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी वो खुराफात से बाज नहीं आ रहे। वो ठाकरे ने आज कांग्रेस को जो है बहुत बुरी तरह से धुतकार दिया है। उसने बंबई की सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। उसी पे संजय निरूपम ने कहा है ये खिचड़ी चोर इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। और वो नसीब खान कांग्रेस का नेता बंबई का, अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया उन्होंने कहा कि अब क्योंकि शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो अब हम लोग 6 सीटों पे फ्रेंडली लड़ाई लड़ेंगे कि जूते में दाल बटेगी, जो मेरी भाषा में है। चुनाव में कोई फ्रेंडली लड़ाई होती है? जरा सोचिए कि एक चुनाव है, उसमें एक आदमी को जीतना है, 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो फ्रेंडली लड़ाई है। फ्रेंडली लड़ाई में जूते में दाल बटेगी, जमकर बटेगी। तो महाराष्ट्र में, जैसे मैंने यूपी के लिए उस दिन कहा था, आजम खान वाला जो प्रकरण था,
कि महाराष्ट्र में भी ये जो लक्षण नजर आ रहे हैं, तो 48 में 48, तो ये सारे संकेत जो है 2024 में 400 पार वाले हैं। हालांकि 48 में 48 बड़ा कठिन लग रहा था 2-4 सीटें लोगों की हो जाएंगी, लेकिन आज शरद पवार की बारामती में खतरा, और जिस तरह से जूते में दाल बटना बंबई में तय हो गया है, तो अब 48 में 48 महाराष्ट्र में भी बढ़ रही है भाजपा। तो आपको क्यों लगता है कि उद्धव ठाकरे की तो हैसियत रहने गई, ना चुनाव चिन्ह रह गया, ना पार्टी रह गई, शिंदे ने पूरा विधायकों के साथ वो इधर लेकर के आ गए, ऐसे में पवार ने इसके सामने ऐसी क्या गिदरभवकी क्यों दिखाई है? बिना शरद पवार से संपर्क किए, बिना गठबंधन के साथियों से बात किए, ये एनडी गैंग जो बन रहे थे, ये उद्धव ठाकरे ने मतलब क्या गिदरभवकी दी है कि नहीं हम अभी भी पावर में हैं, वो जो अकर शिवसेना वाला है वो दिखाने की कोशिश की है? ये पूरा उस गैंग का महाराष्ट्र, बिहार और महाराष्ट्र यही सेंटर पॉइंट था इसका गठबंधन बनने का। तो ऐसी कब्र जो है क्यों खोदी उद्धव ठाकरे ने? नहीं मनीष जी, उद्धव ठाकरे ने कबर नहीं खोदी। देखिए, ना उद्धव ठाकरे के पास कुछ है और ना शरद पवार के पास कुछ है, तो वो तो दोनों पाकिस्तान वाली स्थिति में, जब पाकिस्तान को कुछ नहीं है वो चुनौती दिया करता है, कभी भारत को दिया करता है, कभी अफगानिस्तान को दिया करता है, पल्ले उसके कुछ नहीं है। वैसे ना उद्धव के पास कुछ है, ना शरद पवार के पास कुछ है। अब आते हैं कांग्रेस, जो तीसरा वहां इनका साथी है, उसके पास मिलिंद देवड़ा वहां से भाग गया, अशोक चौहान वहां से भाग गया, संजय निरुपम का आज या कल में तय हो रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, फिलहाल वो भागा हुई जानिए उसको। और उसके अलावा आज एक और बड़ा मनीष जी वहां भाजपा में एक शख्सियत आई है, वो शिवराज पाटिल की बहू। तो शिवराज पाटिल की बहू का मायने नहीं है, शिवराज पाटिल के बहू का आने का मतलब शिवराज पाटिल, तो एक तरह से शिवराज पाटिल भी कांग्रेस में बचा क्या है। तो वो तीनों आदमी, ना उनके पास कुछ है, ना उनके पास कुछ है, ना रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा, तो कहीं चाहे लड़ लो, चाहे फ्रेंडली लड़ लो, चाहे दुश्मनी लड़ लो, मिलना कुछ नहीं है। तो वही आगे कहा, जैसे मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 17 सीटें इसीलिए कांग्रेस को दे दी कि अखिलेश यादव मालूम है कि 1-2 सीटें जीतनी है, बाकी हार तो सब जानी है, तो दे उनको 17-18, ताकि कोई मुस्लिम वोट से थोड़ा बहुत है वो कहीं बंटवारा ना हो जाए। इसलिए उसने यह मांगते थे 27 दे देता अखिलेश यादव, कांग्रेस को 27 सीटें भी देता, क्योंकि उसको मालूम कि हम कहीं लड़ ही नहीं रहे, हमारी 2-4 सीटें तो मुश्किल हो रही हैं, हम जीतेंगे कि नहीं, तो दो इनको, ताकि कहने को ना जाओ, हार जाएंगे तो ये भी कह देंगे कि कांग्रेस से गठबंधन हो गया था, इस वजह से हम हार गए, राहुल गांधी की वजह से हम हार गए, तो ये एक और बहाना मिल गया। तो वैसे ही स्थिति वहां है, वहां कोई लड़ नहीं रहा, वहां एक दूसरे खींच है, और मालूम है कि नुकसान ना उसका कुछ हो रहा, ना मेरा कुछ होना, क्योंकि हम लोग के पल्ले कुछ है ही नहीं। तो वो केवल इसलिए चर्चा में रहने के लिए, अखबारों में छपने के लिए ये इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। और अभी मैं लोगों को थोड़ा हंसी आ रही होगी, जरा जब परिणाम आए तो आपको परिणाम चौंकाने वाले होंगे कि क्या गति तीनों दलों की महाराष्ट्र में होने जा रही है। बिल्कुल, मुझे इसलिए ध्यान आ रहा था कि भाई उद्धव ठाकरे के पास तो कुछ बचा नहीं है, तो बचा तो शरद पवार के पास भी नहीं है, बचा तो कांग्रेस के पास नहीं, तो तीनों नंगे हो चुके हैं और एक दूसरे को और बचा बुचा भी नोचने पे तैयार हैं। मैं अरे अमनी जी और बता दूं कि प्रिया दत्त वो कांग्रेस भाजपा में आने के लिए उसकी पैरवी चल रही, तो कांग्रेस की तरफ से वहां साफ हो रही है। और फर्क क्या पड़ता है, जैसे अभी कुछ एक शादी में आए थे मित्र हैं कांग्रेस की, मतलब ठीक ठाक स्थिति में रहे कांग्रेस में, वो कह रहे थे कि हमने पूछा भाई साहब अशोक चौहान का जाने से क्या फर्क पड़ेगा, कहें अशोक चौहान के भाजपा में आने से कहें 22 से 25 विधानसभा सीटें हैं जिन पर फर्क पड़ेगा, कहना केवल नांदेड़ में तो अशोक चौहान के हारने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन 22-25 सीटें यानी अगल बगल की 4-5 सीटें लोकसभा की अशोक चौहान प्रभावित करेंगे। वही स्थिति मिलिंद देवड़ा की है, तो कांग्रेस भी वहां खत्म हो चुकी है। और दूसरे मनीष जी बात और गौर करिए कि जो कांग्रेस में बचे हैं, चाहे वो सुशील कुमार शिंदे हो, चाहे वो पृथ्वीराज चव्हाण हो, उनमें से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा। वो कह रहा है जितनी इसको रायता फैलाना मणिपुर से बंबई तक इसको फैला लेने दो, क्योंकि ये मानेगा नहीं और हमको बर्दाश्त नहीं होगा, तो चुपचाप बैठ जाओ घरों में, जो होगा ये झेलेगा। तो वो सारा उन्होंने इसके ऊपर मटकी उनको फोड़नी है 2024 के बाद। वो सब अनुभवी लोग हैं, 50-50 साल वो राजनीति देखी है, तो उनको दीवार पे लिखा नजर आ रहा है परिणाम। ये जो खैराती 5 बजे से 11 बजे तक वाले बैठते हैं, ये परपंच करें क्या होगा कैसे होगा, जो राजनीति की समझ रख रहे हैं दिग्गज जो विरोधी हो, उनको अच्छे से मालूम है कि 2024 होने क्या जा रहा है। इसीलिए आप कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पे बोल नहीं रहा, जो ठीक ठाक थे वो छोड़ के बाहर आए भाजपा में। और ये नोटी सर, नोटी तो पूरा खुदक कह रहा है, हमने तो बस सबसे हमारी बात हो चुकी थी और हमें जहां जहां हमारा मजबूत था हमने तो, नोटी क्या एकदम से उद्धव को पूरी तबाही का ठेका कुछ ले लिया? नहीं ना, हाँ मनीष जी, नाटी को तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा की सीट का वादा कर दिया है, या फिर गवर्नर के लिए तुमको एगाले मगाले गवर्नर बना देंगे, तुम ये बाप बेटा गैंग खत्म करो। तो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से जुटा है, और उसको पुरस्कार देना चाहिए मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को। उस नाटी को तो पुरस्कार देना चाहिए मनीष जी। उसने ऐसी आग लगाई कि तीनों खेल में जल के राख हो गए। न पवार बचा, न शिवसेना बची, और न कांग्रेस बची। और याद करिए 2019 में जब सरकार बनी थी, जब उद्धव मुख्यमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा वही चमक रहा था। शरद पवार के बंगले पे भी वही बाइट देने चला आता था, कांग्रेस के दफ्तर में भी बाइट देने वही आता था, शिवसेना वाले में भी बाइट। तो पूरा एक तरह से सूत्रधार था, और वो आग लगा के सब भस्म करके वो अब आराम से बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी इसको पुरस्कृत कर देंगे, करना चाहिए। तो उसने बड़ा गजब काम किया है। जो अकेले प्रधानमंत्री भाजपा के बस का नहीं था, वो उस अकेले संजय राउत ने करके दिखा दिया। शरद पवार मिट्टी में, शिवसेना मिट्टी में, कांग्रेस मिट्टी में, सब मिट्टी मिला के
वह बैठेगा आराम से चैन से। उसका मनीष जी उसका क्या किया, उसका था ही क्या, उसके पास था ही क्या। मुझे मुझे नौटी में मुझे शकुनी याद आ रहा, वो लंगड़ा शकुनी, तो लंगड़ा शकुनी ने भी हाँ कुछ प्रण कर लिया था। दुर्योधन और दुशासन को कभी समझ में नहीं आया कि ये मामा जो है हमारा वो क्या कांड कर रहा है। तो नौटी ने भी एकदम से तय कर लिया, और मुझे लगता है कि वो जो सामना में एक हेडिंग छपी थी सर, उखाड़ दिया। तो मुझे लगता है कि हाँ इंडिकेशन उसने उसी समय में उद्धव ठाकरे का दिया कि मैंने तुम्हारा उखाड़ लिया। हाँ। और बच्ची कुछ कसर उसने अभी कंगना मनीष को जी। नहीं कहा था, मुझे लगता है उद्धव को ही कहा था, उद्धव को समझ में नहीं आया होगा हाँ नाश कर दिया बात। वो आदमी है। और उसका कुछ उस लोग का उसका कुछ गया नहीं, वो उसके बाद था ही क्या, चमचागिरी किया करता था, इस परिवार की चमचा था। राज्यसभा उसको भेज दिया, तो राज्यसभा तो मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी उसको भेजेंगे, निश्चित भेजेंगे, चाहे किसी बहाने से भेजें, किसी और दल से भिजवा दें, लेकिन कहेंगे कि इसने बड़ी मेहनत की है, इसने बड़ी महाराष्ट्र में रास्ता एकदम साफ कर दिया, मैदान साफ कर दिया 5 साल के अंदर। तो वो तो मतलब कलाकार आदमी है। नौटी ने सिर्फ बाप बेटा को नहीं किया, नौटी ने शरद पवार को भी निपटा दिया, नौटी ने हाँ कांग्रेस हाँ को भी निपटा दिया। हाँ तो नौटी ने हाँ, महाराष्ट्र का मैदान साफ कर दिया। साफ कर दिया एकदम खत्म, वहां कोई बाधा भाई नहीं। चमचे जब आप पालते हैं तो यही दुर्गति होती है, जब जिसकी यही होता जमीन है। नहीं होती है। इसीलिए सर हाँ नौटी आजकल पूरे मौज में है। मौज में सर, आजकल मौज में दो महिला भी दिखाई दे रही है, पता नहीं आपकी नजर गई हो या नहीं गई हो। वो दिलचस्प है कि एकाएक दोनों के पति जो हैं वो सफेद पोशी माफिया भ्रष्टाचार में अंदर गए, और दोनों जो है आज जो भरत मिलाप टाइप दिखा, ओह क्या दिलचस्प है। दोनों के चेहरे पे खुशी, मुझे लगता है जीवन में ऐसी खुशी इन दोनों को कभी नहीं मिली होगी। ये कल्पना सोरेन रांची से आई हैं सीधे फ्लाइट से उड़ करके, और मैडम केजरीवाल से मिल रही हैं केजरीवाल जी के घर पे। ये देखिए क्या बात है, ये चेहरे पर दोनों की चमक देखिए। मुझे लगता है जिंदगी में दोनों ने अपने पति को जेल भेज करके जो सपने देख रहे हैं, ऐसा आनंद जो है नहीं। और ये इतना ही नहीं है सर, ये जरा इस दृश्य को भी देखिए। ये सोनिया गांधी से जो मिलने पहुंची है, तो कैमरे को देख करके चेहरे पर देखिए क्या उत्साह है, क्या उमंग है। बड़ी पता जीवन में ऐसी खुशी, पति के जेल जाने पर ऐसी खुशी, इस खुशी को कैसे देखा जाए सर। हाँ मनीष जी देखिए, वो दोनों की खुशी, उनके खुशी के कारण जो मैं समझ रहा हूँ उसको बोलूंगा नहीं, ये बोलूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हेमंत सोरेन के विषय में जानता नहीं। ये जो देखा भ्रष्टाचारी जेल चला गया, तो वो उसकी खुशी कारण कुछ और हो सकता है। वहाँ सुनीता केजरीवाल की खुशी तो मेरी समझ में आ रही है मनीष जी। सुनीता केजरीवाल की खुशी, ये जो प्रसन्नता आह्लाद नजर आ रहा है चेहरे के ऊपर, उसका कारण है हम लोग 10 साल से तो केजरीवाल को देख ही रहे हैं। जो आदमी इतना गजब का झूठा, इतना गजब का धूर्त, जालसाज, पल में पलट जाए, पल में क्या कर दे, किसके साथ कैसा दगाबाजी कर दे, तो ऐसा आदमी इसको भौतिक रूप में पैसे का सुख तो भले दे दे, उसने इसका जीना हराम कर रखा होगा मनीष जी। ये तो 24 घंटे उसके साथ रहती थी, और पता नहीं कब से रह रही। तो कहीं चलो कम से कम मुक्ति मिली, और तो मुख्यमंत्री कुर्सी भी है, तो आज वो खुशी झलक गई सुनीता केजरीवाल के चेहरे पे कि देख लीजिए जैसे कैसे आई कि अभी 2 दिन पहले जब आई थी वीडियो बनवाने, तो क्या हालत थी, कैसे लग रहा था, बिल्कुल अभी एकदम बेहोश हो जाएगी, रोने लगेगी, और कैसी प्रफुल्लता के साथ मुलाकात हो रही है। ये प्रफुल्लता की मुलाकात बहुत कुछ कहती है। अभी केजरी को तो तिहारी होना बाकी है, मुझे लगता है 3 दिन के अंदर केजरी तिहारी हो जाएंगे। और केजरी शायद संभवतः सर इसीलिए कि तिहार का जो दाग होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना तिहारी, फलाना तिहारी, ये चिदम्बरम के लिए तिहारी, तो जो तिहार का जो दाग होता है वो बड़ा कलंकित करने वाला होता है। जब तक आप ईडी के हिरासत में, पुलिस की हिरासत में होते हैं, तो बात कुछ और होती है। यही कारण है कि अभी 3 दिन पहले जब ईडी ने हिरासत बढ़ाने की मांग की, केजरीवाल और केजरीवाल के वकील ने सपोर्ट किया, बेल भी नहीं मांगा। उन्हें लग रहा था कि अंतिम समय, जिस दिन आखिरी दिन ईडी की कस्टडी खत्म होगी, हम बेल पा लेंगे। लेकिन ये तय हो गया 3 दिन बाद जब केजरी की पेशी होगी, तो केजरी सीधे तिहाड़ जाएगा। वो कलंक भी केजरी के ऊपर लग जाएगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला करके निकला था। लेकिन रामलीला मैदान में जो रामलीला मैदान भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक रहा, इंदिरा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी का आंदोलन, और फिर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के गन्ना का आंदोलन। अब उसी रामलीला मैदान में अन्ना के चेले जिसके खिलाफ आरोप लगा रहे थे, उनके साथ मिलकर के रविवार को कल पूरा गैंग मिल रहा है, और वो केजरीवाल के सपोर्ट में। सोचिए केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर के पंजाब में साथ नहीं लड़ पा रहे, दिल्ली में भी कैसे घोलमेल हो रहा है, बंगाल में नहीं लड़ पा रहे, महाराष्ट्र की कहानी अभी आपने बताई ही, पूरे देश की स्थिति ये है। लेकिन रामलीला मैदान में चंडाल चौकड़ी मिल रही है। ये रामलीला मैदान में रावण लीला क्या होने जा रहा है सर? रावण लीला होने जा रही है, रावण लीला होने जा रही, बिल्कुल सही है शब्द है वो, सही आपने थंबनेल डाला है। पहली बात तो कल यहाँ पहुंचेगा कौन कौन मनीष जी, ये एक बड़ा सवाल है इसको देखने वाला, क्योंकि क्या ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी और अधीर रंजन चौधरी के साथ मंच पे खड़ी होगी, कल ये देखने वाली बात है। तो मुझको लगता है ये असंभव है, ये ऐसा नहीं होगा। वो साथ ये लोग नहीं खड़े, तो जो सबसे मजबूत इस समय चुनाव में भी जिसकी स्थिति है, वही गायब होगी मंच से। और स्टैलिन का भी देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी में मुझे शंका है। तो एक तो इकट्ठे ये कल भी नहीं हो पाएंगे केजरीवाल के लिए, और केजरीवाल के नाम पे कांग्रेस कल क्या नाटक करती है ये भी देखने वाली बात है। तो वो तो छोड़िए, लेकिन जो भी जमा होगा, तो ये जो रामलीला मैदान पिछले मतलब समझिए 50 साल आजादी के समय से चला आ रहा था कि वहाँ रामलीला होती थी, रामलीला मैदान उसका नाम है, इतना सुंदर नाम है,
और वहां कल रावण लीला होगी। इसका कारण है तथ्यों के साथ, ये कोई मजाक की बात नहीं कि जरा याद करिए मनीष जी, वहां पे वो चंद्रशेखर यादव और उसके नेता भी होगा जिसने कहा था कि रामायण पोटेशियम साइनाइड है, जिसने सीधे सीधे कोई इशारों में संकेतों में नहीं कि रामायण पोटेशियम साइनाइड है। और उसी के साथ मनीष जी उसने जन्माष्टमी पे एक और शर्मनाक बयान दिया था, पता नहीं कितने लोगों को याद है। उसने कहा था कि जब समाज में बड़ी शैतान शैतान बड़े बढ़ जाते हैं, ईमान और ईमानदारी की बड़ी कमी हो जाती है, तो ऊपर वाला जो है एक पैगंबर को भेजता है नीचे, उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं। उसने पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दे दी थी। रामायण को वो पोटेशियम साइनाइड बता रहा था और मर्यादा पुरुषोत्तम पैगंबर मोहम्मद साहब को बता रहा था। तो ये लोग कल वहां पे जमा होंगे इनका रामलीला मैदान में। वो स्टालिन का लौंडा जमा होगा, वो आएगा जो बता रहा था कि ये डेंगू मलेरिया से ज्यादा खतरनाक बीमारी है और सनातन को साफ कर देना है। वो खड़गे वहां पे जमा होगा जो कह रहा था कि मोदी अगर आ गया तो सनातन का राज आ जाएगा, इसलिए मोदी को रोको, सनातन को रोको। तो ये सनातन विरोधी, रामायण विरोधी, पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने वाले लोग कल आकर वहां राजनीतिक नाटक करेंगे। तो राजनीतिक नाटक नहीं करेंगे, रावण लीला करेंगे सनातन धर्म के खिलाफ। और इस रावण लीला को पूरा देश देखेगा कि किस तरह से इस टोली में है कौन, इस टोली में कौन कौन से गैंग हैं, और अपने मतलब और किस तरह के लोग हैं, क्या क्या कहने वाले लोग हैं, कैसे बेमेल संगठन है और भ्रष्टाचार और बेईमानों को बचाने के लिए। लेकिन सर कमाल की बात यह है कि मैं ये सोच रहा हूं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर, आदिवासी नेता, उसके जेल जाने पर कोई साथ नहीं आया। राहुल गांधी के घर ईडी का समन आया, राहुल गांधी 9 घंटे तक पूछताछ हुई। राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जो सुपर कैबिनेट चलाती थी अपनी मनमोहनी सरकार के ऊपर, उस सोनिया गांधी को ईडी ने समन जारी किया। सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया दिल्ली में, एक भी आपिए गापिए नहीं गए। लेकिन केजरी एक चिरकुट सा एक शहर नुमा राज्य का मुख्यमंत्री, उसके पक्ष में इतना बड़ा ये पूरा गैंग, इसके संग मिलने की क्या मायने आपको नजर आते हैं? इसकी वजह क्या है? केजरी के सामने सबका घुटने पर आने का क्या मतलब है? नहीं मनीष जी, वो तो कहानी खुलकर आ रही है। बांग्लादेश की, उसमें अमेरिका या जर्मनी ने कोई अपने मन से, या यूएन, बाद में यूएन का भी बयान आया कि उन्होंने कोई अपने मन से अपनी तरफ से पहल करते हुए केजरी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया था। ये जो इंटरनेशनल पूरा गैंग है लोगों का, जो सोरोस इसको फंड कर रहा है, जो मशीनरी है, ये उसका परिणाम है। और वो बांग्लादेश का एक पत्रकार है, इसका देखिए, मैं फैजुल रहमानी नाम है संभवतः उसका, उसने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ही ये किया था कि ऐसे ऐसे पकड़ लिया गया है तो उस पर आप क्या नहीं। तो जाहिर सी बात है किसी से भी पूछा जाएगा तो ये जवाब उन्होंने दिया था, मैंने शायद कल भी जिक्र किया था। तो वो उसकी फोटो राहुल गांधी के साथ खूब वायरल हो रही है, उस बांग्लादेशी पत्रकार की। तो ये पूरा एक कांग्रेसी षड्यंत्र है। कांग्रेस जो बैठा वो गंगाराम बड़ई अमेरिका से जो डंडी घुमा रहा है, ये अमेरिका में ये भी है, बांग्लादेश का जो पत्रकार है। और ये मनीष जी एक और चीज है कि ये बांग्लादेशी जो पत्रकार है, ये जो हमारे यहाँ की द वायर, जिसमें अरफा खानम, सिद्धार्थ राजन दुनिया भर के हैं, ये उस वेबसाइट के लिए रेगुलर कंट्रीब्यूटर भी है, यानी वो वायर उसको पैसा भी देता। हाँ, ये फोटो है, ये मुशीकुल फजल अंसारी। तो ये जो केजरी के लिए नाटक चला कि अमेरिका ने कहा, जर्मनी ने कहा, यूएन ने कहा, उस नाटक का सूत्रधार ये था। ये खोद कर वहां सवाल पूछ रहा था। जो सवाल पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है जवाब देगा जो भी अधिकारी वहां बैठा है। और इस आदमी के राहुल गांधी के साथ संबंध देख लीजिए। और वायर का मैगजीन क्या हो, तो वेबसाइट है वो, वायर वेबसाइट, इसको अपने रेगुलर कंट्रीब्यूटर की तरह एंगेज किए, उसको पैसा देती है। तो क्या आपको लग रहा है कि केजरी के पक्ष में ये पूरा इंटरनेशनल जॉर्ज सोरोस गैंग का षड्यंत्र है? फंडिंग वहां से आ रहा, क्योंकि कांग्रेस भी कंगाल हो गई है। कल दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी लठ बरसा दिया कांग्रेस को कि तुमने इनकम टैक्स की चोरी की हुई है, तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा। ये जो भ्रमजाल बहरा रहा था राहुल गांधी की 5 रुपया नहीं है, ट्रेन का टिकट के लिए किसी के हमारे पास पैसा नहीं है, हाईकोर्ट ने भी नग्न कर दिया कि भैया तुमने चोरी की है, तुम्हें पैसा देना होगा। ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट की भी लठ पड़ गई है इसके ऊपर। हाँ मनीष जी, हमारे यहाँ के जो गंभीर मुद्दे कहते हैं ना कि गंभीर मुद्दों बात नहीं करते हिंदू मुसलमान, गंभीर मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए कि दर्शक जो देखते हो टीवी, आप किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन लीजिए, या जो उनके इंडी गैंग के प्रवक्ता को, जो कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी का नोटिस दिया है इनकम टैक्स ने। आप गौर करिएगा, जितने भी उनके प्रवक्ता, उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि इनकम टैक्स का नोटिस गलत है, हमने इनकम टैक्स की चोरी नहीं की है, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहे तो चुनाव के समय हमारे फंड रोक दिया और हम खर्चा कैसे करेंगे, और विरोधियों को दबाने की कोशिश। अरे यार, तुम ये बताओ कि तुमने चोरी की थी कि नहीं की थी? ये तुमको दबाने की कोशिश हो रही है, क्या हो रहा है? ये तो बात की बात है। 1800 करोड़ रुपए का तो ये पार्टी जो देश पर शासन किया, जिसने ये इस कदर चोर है, जो आदमी पार्टी मनीष जी 60 साल तक देश पर शासन कर चुकी हो, और वो 1800 करोड़ रुपए की चोरी कर रही हो, तो वो 1800 करोड़ की चोरी नहीं, ये भारत माता की मांस और मज्जा खा रहे थे। ये साधारण टैक्स चोर नहीं है, ये तो सत्ता में रहे और ये खून पी रहे थे भारत माता का। जो 1800 करोड़, मतलब थोड़ा बहुत गलती होती है तो समझ में आता है कि 25 करोड़ 30 करोड़ की गलती हो गई, कि अकाउंटिंग में गलती हो गई होगी। सन 93 से निकला हिसाब किताब, 1800 करोड़
तो ये सोचिए कितने खतरनाक और कितने बेशर्म टाइप के नेता है पूरी कांग्रेस। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप दोबारा कल से फिर सुनिएगा, ये उस केस पर बात नहीं कर रहा है। ये हमेशा करके हमको दबाने की कोशिश की जा रही, चुनाव के समय क्यों किया? अरे चोरी की तो तुम चोरी का जवाब दो कि चोरी तुमने की कि नहीं की। अगर अच्छा मनीष जी, अगर इनकम टैक्स के गलत नोटिस है तो वो तो 2 घंटे के अंदर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के सामने रख देगा कि ये आपका नोटिस गलत है, हमने चोरी नहीं की। तो ये इसलिए उस पर बात ही नहीं कर रहा है, ये उस पर बात ही नहीं कर रहा है, दुनिया भर की कहानी सुना रहा है। और ये पहली बार नहीं होना, याद करिए राहुल गांधी को 250 करोड़ की टैक्स चोरी का नोट, उस पर तो केस चल रहा है, उस पर केस चल रहा है। और वो कितना ईमानदार है राहुल गांधी कि इसने उस समय कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे जो केस चल रहा है इसको आप बैन कर दीजिए, कि इस केस से संबंधित जो प्रोसीडिंग है इसकी रिपोर्टिंग मीडिया में न की जाए। तो कोर्ट ने कहा था कि ये क्या, ये इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे सारे केसेस होती तुम्हारी भी रिपोर्टिंग होगी। तो ये राहुल गांधी ने वो एप्लीकेशन क्यों दी थी कि हमारे केस की रिपोर्टिंग मीडिया में न की जाए। हालांकि एक बात बड़ी जी गौर करिए कि कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया खुद इतनी हो गई कि उसके बाद से आपको उस केस के बारे में कहीं कोई खबर नहीं मिलेगी। ये बड़ा खेल है कि कोर्ट ने तो कहा कि नहीं रिपोर्टिंग होगी, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया का कि नहीं नहीं हम जो है नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुख्तार की कब्र और मुख्तार का कफन और मुख्तार की लाश, ये काम उनके बड़े जरूरी, वो इसी काम में लगे रहते हैं। बिल्कुल सर, इसी काम में लगे हुए। और आज कुछ चीजें चौंकाने वाली ये रही कि देश ने देखा कि एक माफिया, एक सजा याफ्ता अपराधी, एक क्रिमिनल, एक एक्सटॉर्शन वसूलने वाला, फिरौती के लिए मर्डर करने वाला, एक ऐसा अपराधी जो पिछले, मुझे लगता है कि 2005 से जेल में है, लगभग 18-19 साल से जेल में है, जमानत नहीं पा रहा था जो आदमी, उसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई। और एक एक चीज चौंकाने वाला। वैसे ऋतिक जी एक चीज लिख रहे हैं कि गुरुजी भैया प्रणाम, जय श्री राम, थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं कि अदालत लगाने वाला अफजाल अंसारी के पक्ष में वहां की शेरिनी डीएम के विरुद्ध एजेंडा बनाना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे यदि तो ये चीजें ना सिर्फ पूरा, आज इतनी भीड़ इकट्ठा हुई वहां पे और तमाम टेलीविजन चैनल से लेकर के ये खेल इस रूप में किया जाने लगा कि चौंकाने वाले तथ्य ये सामने आए कि कुछ वीडियोस देख करके हम चौंके। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरा दिखा रहा हूं कि एकाएक नहीं हुआ। ये माफिया मीडिया जो है, ये जरा राजदीप सरदेसाई आज ट्रेंड कर रहा था तो मैं चेक करने गया, तो आज उसका ये वीडियो पुराना एक वायरल हो रहा है। ये कैसे मुख्तार एक बात में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और हमने सोचा कि एक सीरीज होनी चाहिए। इनमें से 2 महाशय को मैं मिला, एक थे मुख्तार अंसारी जो मुझे लगता है उस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और 96 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। और मुझे एक बात दोनों की हमेशा याद है, एक तो आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों के, उनकी मूछे से लोगों को लगेगा कि उनके एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, लेकिन दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया। अब ये मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं कि जो ये डॉन होते हैं, मैंने देखा कि उनकी जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये डॉन जो है बड़े आपको भयानक चीज होगी, आपको इंटिमिडेट करेंगे, आपको डराएंगे। दोनों ने बड़े वेरी वेरी वो बहुत ही सभ्य तरीके से मुझसे व्यवहार किया। और मुख्तार अंसारी वो इमेज अपने आप को बढ़ा रहे थे कि वो एक रॉबिन हुड टाइप है। मुख्तार अंसारी ने हमें बताया कि किस तरह से वो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से आए थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे और वहां से एक तरह से अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी की तरह देख रहे थे। जब भी मैं उनको कहता, बट आपका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका नाम आ रहा है कि शूट आउट हुए, नहीं नहीं राजीव जी मैं क्रांतिकारी हूं। ही वांटेड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन। इनफैक्ट दोनों मेड फॉर कैमरा थे, मुख्तार अंसारी एंड अतीक अहमद वर मेड फॉर कैमरा। और ये और एक खासियत है, ये जो क्रिमिनल नेता होते हैं वो जानते हैं एक तरह से मीडिया के बड़े, दे नो हाउ टू प्ले द मीडिया। क्योंकि जब भी आप उनसे मिलते हैं तो उनकी जो तस्वीर जो आपके मन में है और जो असलियत उनकी होती है बिल्कुल अलग है। बट वेरी गुड तंदूरी चिकन, एक्सीलेंट। आई टोल्ड मुख्तार अंसारी हिमसेल्फ इज अ वेरी। आपको याद होगा कि जब सर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो इसने कहा था कि हमें एक ऑर्डर मिला, हमें एक जगह जाना था जहां पर शराब और मटन का भोज पे बुलाया गया था। मेरे कैमरामैन ने कहा कि अभी हमें वहां चलना है। हमने कहा अरे हम तो गिद्ध होते हैं, हम तो गिद्ध हैं, अभी देखो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए मटन चिकन है। मतलब एक माफिया इसको मटन चिकन खिला रहा है। ये गिद्धों ने ऐसे माफियाओं का सालों तक महिमा मंडन किया, और चाहे वो अदालत लगाने वाला संपादक हो, ये सब के सब आज उस तस्वीर को दिखा करके महिमा मंडन कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में इतनी भीड़ थी। एक एक भी लोग जो हैं उसी भीड़ को दिखाने में लगे हुए थे। ये कई सारी चीजें हैं कि आप मतलब देख करके आप भी चौंकेंगे। ऐसी भीड़ देखिए, ये लोग हुड़दंग करते हुए आ रहे हैं। ये सब माफिया के, उस माफिया के जो कृष्णानंद राय की हत्या से ज्यादा है। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। और इसी को लेकर के आज टेलीविजन चैनल पे जब वो मिट्टी में मिलाया जा रहा था, वो डॉन जिसका अहंकार, जिसके मूंछ के लिखा था मूंछ सिर्फ का अपराधी बनाया जाता है, राजदीप कह रहा था। और पदभारत में पत्रकारिता के ये लोग प्रतीक थे एक समय में। ये जानबूझ करके इस देश की मीडिया, और आपको याद होगा क्योंकि आप फिल्म के तो बहुत एक्सपर्ट हैं, 70 के दशक में इन्हीं मुख्तार अंसारियों को, इन्हीं अतीक अहमदों को, शहाबुद्दीनों को, आजम खानों को सिनेमा में अमिताभ बच्चन का किरदार के रूप में महिमा मंडन किया गया। आज मनीष जी और शहाबुद्दीन का लड़का भी आया था। शहाबुद्दीन तो मर गया, मुख्तार के जनाजे में वो भी आया था। आज जो भीड़ थी मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान जब उसको दफनाया जा रहा था,
तो वो भीड़ एक समाज का अंतर बता रही थी मनीष जी, एक समाज का अंतर। हमारे यहाँ वो जो विकास दुबे मारा गया था, नेताओं ने बड़ी कोशिश की कि वो हिंदू पंडित है, ब्राह्मण है, उसके बाप भी उसके अंतिम संस्कार में नहीं गया था, अगर लोगों को ध्यान हो। उसका पिता ने कहा था कि जाओ इसको फूक टाप दो, हमें हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इस अपराधी से। और यहाँ पर कैसे दसियों हजार आदमी उबड़ा है, तो ये पूरे समाज के चरित्र को बता रहा है, चरित्र को बता रहा है। वहां जिसको देखो, अरे गरीबों का मसीहा था, फलाना था, ढिमाका था, इनको शर्म नहीं है कि उसको मसीहा कहते हुए, और इनको शर्म नहीं है उसको ये बयान दिखाते हुए कि पूरा देश को दिखा रहे थे कि कैसे उसको मसीहा। जबकि मनीष जी मैं एक तारीफ करूंगा कि जिस समय ये सारे न्यूज चैनल मुख्तार अंसारी माफिया के भाड़ों की तरह उसके चमचों के बयान दिखा रहे थे कि उसको जहर दे दिया गया, वो तो गरीबों का मसीहा था और ये था और वो था, उसी समय कुछ यूट्यूबर उसी मुख्तार अंसारी के घर के बगल में उसके मोहल्ले में घुसकर, भीड़ के अंदर घुसकर उसको नंगा कर रहे थे कि कितना क्रूर आदमी था, कितनी नृशंसता पूर्वक इसने हत्याएं की और इसका कैसा आतंक उस पूरे क्षेत्र में था। वो यूट्यूबर है बेचारे, जिनके पास न फंड है न संसाधन है, लेकिन वो इनकी नाक काट रहे थे और बहुत बेहतरीन उन्होंने रिपोर्टिंग की। मैंने तो मनीष जी उन्हीं को देखा, तो इससे समझ। और जरा ये क्या कर रहे थे दिखा दीजिए, मैंने अभी उसको जो डाला है कि थंबनेल है कि उसको देख के शर्म आती है कि ये तथाकथित राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय न्यूज चैनल ये कर क्या रहे थे कल रात से लेकर आज उसके कबर में दफन हो जाने तक। ये इसकी चुगली इनके वो थंबनेल अपने आप में कर रहा है कि क्या दिखा रहे थे पूरे देश को। एक एक करके बड़ी दिखा दिए सर इसके ये ऊपर आइए, बड़ा करके दिखाइए सर बस। तो ये पत्रकारिता इन्होंने बेशर्मी की हद कर दी। मुख्तार का कफन तैयार, गांव लाई गई माफिया की बॉडी, देखने उतरे सैकड़ों मुसलमान। गाजीपुर पहुंचा मुख्तार का शव। ये टेलीविजन चैनल्स के हैं थंबनेल्स। सोच लीजिए ये पूरी रात ये उसकी लाश के साथ सफर करते रहे, कैमरा माइक लेके। क्या ऐसा कौन सा बड़ा ये कहां पहुंचा मुख्तार का शव? बाकायदे नक्शा बना के और पूरे लाइव चल रहा था, उनका रिपोर्टर भी साथ में चला था। ये कोई ऐसी खबर थी? यही बेचैन करने वाला है कि इस देश पे आज भी जो ये माफिया मीडिया है, इसने रंग तो बदला है अभी खैरात के चक्कर में, लेकिन चरित्र इसका वही है। आज यदि मीडिया चाह लेता तो आज इस माफिया को दूसरे रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता था और पब्लिक उससे प्रभावित होती है। लगातार 24 घंटे की रिपोर्टिंग ने, इस मीडिया ने तो एक प्रयास ये भी किया किसी ढंग से यूपी में दंगा हो जाए, लेकिन चूंकि योगी का इकबाल था कि जो लोग भी थे कोई जहरीली बात नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पता था कि कैमरे की नजर में क्या कुछ हो सकता है उनका, लेकिन वो भीड़ बताती है कि एक माफिया को कैसे हीरो बनाया गया। नहीं ये मनीष जी उसके मर जाने के बाद भी उसके खौफ, उसके आतंक, उसके जलवे को बरकरार रखने की एक प्रैक्टिस थी, उसकी एक कोशिश थी कि ये बताओ कि ये यहाँ पे देवता की तरह ये स्थापित है। ये मुख्तार के लिए उसके मर जाने के बाद भी उसकी चर्चागिरी में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे थे। लेकिन सर राजदीप सरदेसाई जैसे निर्लज्ज लोग, जिसकी बीवी मतलब दूरदर्शन के डायरेक्टर की बेटी, बंगाल में प्रभावशाली फैमिली है उसकी, इसका खुद ही अपना बैकग्राउंड, इसके दादा ही आईपीएस ऑफिसर थे, इतना पैसा नहीं कि अपने पैसे का मटन ही खा सके कि किसी मतलब ये इतने नीच और जलील लोग होते हैं कि कोई माफिया यदि मटन खिला देगा तो इसका महिमा मंडन ही करेंगे। नहीं मनीष जी मटन क्या है उसका मामला नहीं है। देखिए ये इनका जो उद्देश्य है, ये जो बता रहा था, ये जो उसका तारीफ कर रहा था, वो मटन की वजह से नहीं या कुछ पैसों की वजह से नहीं। इनका उद्देश्य एंटी हिंदू हर उस आदमी का समर्थन करना है जो एंटी हिंदू है, सनातन धर्म का विरोधी है। तो ये सबसे बड़े चेहरे थे आतंक, ये और अतीक। तो ये इस चक्कर में वो इसको उन्होंने अगर इसको जूतों से भी मारा होगा तो भी उनकी तारीफ करता, क्योंकि इसका एजेंडा कुछ और है। इसका एजेंडा मुख्तार और अतीक नहीं है, ये एंटी हिंदू माफिया जिनका आतंक था। तो ये जो अभी आपने उसका इंटरव्यू दिखाया, ये आज का नहीं है, ये इसका तब का जब वो दोनों जिंदा थे। जब वो दोनों जिंदा थे तो ये उनकी चमचागिरी में उनको बड़ा बनाने के लिए, बड़ा साबित करने के लिए ये काम कर रहा था। तब इसको थोड़ी मालूम था कि योगी बाबा इस तरह से उनके शासनकाल में इन दोनों का ऐसे खात्मा हो जाएगा। तो ये वो राजदीप सरदेसाई का जो अभी आपने इंटरव्यू दिखाया, ये वही है जो तथाकथित जिसका प्रधानमंत्री मोदी का था इको सिस्टम। तो वो उन लोगों का उनका महिमा मंडन करने वाला ये इको सिस्टम का अंग है। इनको उसके लिए पैसा कहीं और से मिलता है, संकेत कहीं और से मिलते हैं, आदेश कहीं और से मिलते हैं कि इस तरह के लोगों को समाज में स्थापित करिए। याद करिए जिस समय बुरहान वानी कश्मीर में मरा था तो उसका वो तो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट का बड़ा दीवाना था, उसका बाप को बेचारा था। ये सब इन लोगों ने ये थ्योरी चलाई थी। तो ये अब मैं बता दूं मनीष जी कि मैंने मुख्तार के साथ भी लंच किया और लंच मैंने अतीक अहमद के साथ भी किया। प्रेस करते थे तो लंच ये बिना लंच के प्रेस नहीं करते थे। अतीक की प्रेस छोटी होती थी, मुख्तार की बड़ी लेविश होती थी, और मुख्तार आके एक एक आदमी से मिलता था, बतियाता था। तो मैंने मुख्तार की भी प्रेस लंच किया। और ये तो जो ये बात बता रहा है मामला बिल्कुल उसके उल्टा है, क्योंकि अतीक जो प्रेस करता था छोटे रेस्टोरेंट में करता था, कम लोगों को बुलाता था, जो पूरी प्रेस को नहीं बुलाता था, और वो आके साथी खाना खाता था। लेकिन उसके जो बात करने का अंदाज हुआ करता था मनीष जी, वो गुंडे का ही हुआ करता था। वो कभी नेता की तरफ विनम्र नहीं होता था। मैं अतीक की बात कर रहा हूँ।
वो मतलब अपने राव चाव में वो जानता था कि मैं गुंडा हूं इसलिए मेरी प्रासंगिकता है, मैं राजनेता होने की वजह से मेरी वो प्रासंगिकता नहीं है। तो वो अपनी छाप वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, खाते समय भी वो छोड़ता था, सामान्य बातचीत में भी। तो ये जो बता रहा है बिल्कुल उल्टा बता रहा है। और जहां तक मुख्तार अंसारी की है, तो मुख्तार अंसारी की एक पॉकेट थी, 2-3 इसके गुर्गे थे जो पत्रकार थे, और इसके पत्रकार कम थे, वो इसी के दलाल ज्यादा थे। बाद में वो जेल भी गए, मर्डर में भी फंसे। उसमें से कुछ लोग आजकल बड़े जो है वो आजकल आते हैं यूट्यूब पे, वो सच की दुकान वाले में मैं नाम नहीं लूंगा, जो सच की दुकान लगा के झूठ बेच रहा है, वहां पे एक्सपर्ट बन के बैठते हैं, संपादक बन के बैठते हैं, बड़े भारी राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं। मुख्तार क्या कुत्तों की तरह दुम हिलाते थे वो, और उनका दाना पानी वहीं से चलता था। मुख्तार के जो एंटी माफिया होते थे उनकी मुखबिरी किया करते थे प्रेसमैन होने के नाते। तो मुख्तार किस तरह से जानता था। तो ये जो बता रहा था राजदीप सरदेसाई, ये सरासर सफेद झूठ बोल रहा था, सरासर सफेद झूठ बोल रहा था। तो मैंने कहा ना, ये महिमा मंडन करने के लिए, ताकि उन लोगों को स्थापित करो, उनको लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज बनाओ। बिल्कुल सर। मुकुल शुक्ला लिख रहे हैं मोदी जी ने मीडिया को फटकारा था कि आप लोग अपराधियों का महिमा मंडन करना बंद करो, पर टेढ़ी मुंह सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये चीजें योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत इसका प्रभाव इन लोगों को पड़ा। ये लोग डायरेक्ट आज महिमा मंडन घुमा फिरा के कर रहे थे। मैंने देखा था शुक्ला का चैनल, जहां पर सनसनीबाज नौकर था, उसने तो बड़े उसको रॉबिन हुड का चेहरा बनाया, खूब महिमा मंडन किया। ये सारी चीजें लगातार इसीलिए चलती रही, जो आप कह रहे हैं ना कि मटन, ये जो माफिया है, चूंकि ये दूसरे से लूटते हैं, मीडिया वालों का मुंह भरते। कांग्रेस इन लोगों को क्यों पसंद आती रही? क्योंकि खुद खाओ और खाने दो का चरित्र था। मैंने कई बार कहा कि मेरा एक सीनियर हुआ करते, कहते मनीष जी आप क्यों कांग्रेस का विरोध करते हैं इन लोगों को, ये आ जाएंगे तो हम लोग सेट हो जाएंगे। तो ये सेट करने वाले लोग थे, इसीलिए राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को ये लोग भाते रहे। सर जाते जाते क्या लग रहा है आपको, आज तो केजरी के गैंग का एक और मंत्री, उसे ईडी ने बुला लिया। ईडी ने आज कैलाश गहलोत को बुलाया, और दूसरी तरफ मैं देख रहा था मार्लिना कह रही थी कि मैं भी जेल जाऊंगी, मेरा सौरभ भी जेल जाएगा। तो क्या केजरी ने अपने तिहाड़ी होने से पहले पूरे गैंग को चल बेटा चल 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 चल? नहीं, मनीष जी बड़ी शातिर थी। उसकी प्रेस मैंने देखी, यूट्यूब पर मैं देख रहा था कि वो खाली यही नहीं कर रही थी कि हम जेल जाएंगे। उसको आप गौर करिए, उसका चेहरा कैसा लटका हुआ था। उसकी वजह है कि वो भी पेशबंदी वाला काम कर रही, क्योंकि केजरी ने जो कल परसों अदालत में जब वो प्रस्तुत हुआ है, तो केजरी ने तो इसको फंसा दिया। जैसे मैंने उस दिन, अभी भी इन न्यूज चैनलों की आंखें नहीं खुल रही कि केजरी ने तो उस दिन स्वीकार कर लिया कि शराब घोटाला हुआ, और वो पैसा हमने गोवा में खर्च किया, गोवा में किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वो उसको उसने एक्सेप्ट किया है। वो ट्वीट भी हम लोगों ने दिखाया था उस दिन। तो मनीष जी, दर्शक ये जान लें कि जब केजरी ये बता रहा था अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, कि स्वीकार रहा था कि वो जो पैसा था वो मनी ट्रेल तो गोवा के चुनाव में खत्म हो गई। तो वो जब वो बयान मारलेना तक पहुंचा होगा, तो उसको मारलेना को लगा होगा कि इसने तो एक ही बार में मार दिया, सब इसने मार दी, और वो इसकी चटैया खड़ी हो गई, क्योंकि गोवा चुनाव की प्रभारी यही थी, आम आदमी पार्टी की प्रभारी यही थी। तो दीपक शर्मा लिख भी रहा है व्यूअर की गोवा चुनाव की प्रभारी ये थी। मतलब आप इशारा वहां कर रहे हैं कि मारलेना को ये निपटाएगा, और इसीलिए कह रहा है रमेश गुप्ता जिसके लॉयर है, इसने कहा हमने तो कहीं साइन ही नहीं किया, हम तो कहीं है ही नहीं। केजरी ने करवाया कि भाई, तब इसका मतलब केजरी ने अपने गुर्गों को फंसाने के लिए ही मंत्रिमंडल, मतलब हम लोग है ना बचपन से रटते थे कि फलाना मंत्री, बिहार में जब थे तो जल मंत्री कौन है, फलाना मंत्री कौन है, उसके बाद कहते थे बाकी बचे हुए मंत्री मंत्रालय चीफ मिनिस्टर के पास। मतलब जो मंत्रालय किसी को नहीं दिया गया वो चीफ मिनिस्टर के पास। इसने कोई बचा खुचा भी नहीं छोड़ा था, इसीलिए कोर्ट में कहा हम तो कहीं साइन वाइन भी नहीं करते थे। मतलब इन चंडाल चौकड़ी को फंसाने के लिए केजरी ने बहुत पहले से तैयारी की थी। इसका मतलब हम रहेंगे और हमारी सुनीता रहेगी, बस हम ही दोनों चलाएंगे सरकार। नहीं मनीष जी, वो तो सीधी सी बात है कि जब ये उसने एक्सेप्ट कर लिया कि कोर्ट के अंदर कि वो जो मनी ट्रेल का पैसा था वो तो गोवा में खर्च हो गया, हमको को पकड़ रहे हो, तो प्रभारी तो यही थी आम आदमी पार्टी की। तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर से पैसा आया तो प्रभारी की जानकारी में प्रभारी का उसमें भूमिका होगी। तो जैसे ही वो बयान केजरी को हुआ तो मार लेना समझ गई कि अब नहीं, अब तो खाली मार खाना है, मार नहीं पाऊंगी, अब काम खत्म। तो जेल, अब वो जेल उसको जो है जाना है। अब वो हफ्ते भर में जाती है, 10 दिन में जाती है, महीने भर में जाती है। इसीलिए आज से उसने अपने लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दी कि हमको भी जेल जाना है, जाना पड़ेगा। तो वो तो केजरी ने पक्का पोड़ा इंतजाम कर दिया, ताकि सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी में कोई खलल तुम न डालो। वो इंतजाम बड़ा शातिर आदमी है वो। और सर आपका मीठा उसके ऊपर वो कैसे लग रहा है कि वो भी जेल जाएगा? नहीं, इसने उसका नाम क्यों लिया? वो तो उसको जबरदस्ती सामने ले रही, वो नहीं जाएगा। वो तो बाद में भजन गाने लगा। वो मुख्यमंत्री पद का सपना नहीं देख रहा मनीष जी, ये समझ लीजिए। वो ये मुख्यमंत्री पद तो मान चुकी थी। उस दिन मैंने कहा था, जिस दिन गिरफ्तार हुआ था केजरीवाल, उसके बाद इसकी मुस्कुराहट इसके चेहरे की बता रहे थे कि इसके मन में लड्डू फूट रहे हैं। लेकिन वो केजरीवाल ने अदालत के अंदर वो बयान देकर बता दिया कि लड्डू ना फोड़ो, तुमको अभी अंदर चल के कुछ और फोड़ना है। तो ये वहां काम इसका कर दिया। सबसे तेज तो चड्डा निकल लिया, मगर निकल लिया अपना साइड, क्योंकि उसका फंसना, क्योंकि चार्जशीट में उसका नाम है, उसका फटना तो तय है। तो अपने निकल लिया पहले आंख के ऑपरेशन के बहाने, कि भारत जैसे देश में मतलब आंख का डॉक्टर उसको ढंग का नहीं मिला।
नहीं नहीं मनीष जी, मैं अभी देख रहा था, रमेश पटेल जी ने कमेंट किया था, तो वो कह रहे थे कि उनको कुछ सूत्रों ने बताया कि सर वो भाजपा के नेताओं के संपर्क में है, हो सकता हो, लेकिन मेरे गले के नीचे बात उतर नहीं रही। बिल्कुल उतर नहीं रही, मतलब पूरा गैंग जो है अब 3 दिन के अंदर तिहाड़ी होने का हम सब इंतजार कर रहे हैं। उस अभी तक हाँ तो ईडी के हिरासत में है। चलते चलते मनीष जी जी, आज जो पंजाब की टिकट भाजपा ने घोषित किया, तो जैसे मैंने कहा था महाराष्ट्र में 48 जो अभी कुछ दिन पहले तक असंभव लग रहा था, कि लग रहा था 2-4 सीटें तो ये लोग जीतेंगे, भाजपा की वहां 4-5 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन आज 48 वैसे ही आज मनीष जी जो पंजाब की टिकट डिक्लेयर की है, तो पंजाब में भी भाजपा की तैयारी बड़ी दूसरे टाइप की है। मतलब मुझको एक भी सीट उसमें हल्की नहीं नजर आ रही। रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, वो जो आपके अरे जो दिल्ली से आपका सांसद था, पॉप सिंगर जो है, पंजाबी पॉप गाता है, हर हंसराज हंस हंसराज हंस। हंस और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू, तो बड़ी जो अभी तक की टीम आई है। तो और मुझको लग रहा है कि शायद वहाँ जो उनका आनंदपुर साहब से, मेरे ख्याल से आज परनीत कौर का टिकट डिक्लेयर होने के बाद आनंदपुर साहब से मनीष तिवारी को भाजपा टिकट देगी, जो मुझको लगता है। चलिए तो बड़ी इंतजार कीजिए। तो पंजाब की सारी सीटों पर भाजपा बड़ी तैयारी के साथ उतरने जा रही है, और ये सारे संकेत 400 पार वाले हैं। मतलब पंजाब में भाजपा कांग्रेस को सटने नहीं दिया। अब केजरी गैंग का पूरा, चूंकि एक सांसद जो बचा हुआ था आम आदमी पार्टी का, वो भी बीजेपी में शामिल हो गया, तो पंजाब को बचाना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य मोदी और शाह ने लिख लिया है। क्योंकि पूरा इसीलिए जो किसान बिल जो है, वो किसी बिल वापस सरकार ने इसी लिया क्योंकि पूरा इस गैंग का उद्देश्य ही था पंजाब के खिलाफ षड्यंत्र, और उसी षड्यंत्र की हवा सबसे पहले निकालने की योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, तो ये था समावेश। 4 रांडों का जिक्र किया इसमें, जिसमें सबसे बड़ी रांड है सोनिया गांधी, इटालियन पोल डांसर। उसके बाद दूसरी रांड है सुप्रिया सूले, महाराष्ट्र की बाराबंकी सीट से खड़ी उम्मीदवार शरद पवार की टूटी फूटी पार्टी। 50 साल का चाणक्य आज नाली की अंदर मोरी में नाक रगड़ गया अपनी, मोदी जी द्वारा। उसके अलावा कल्पना सोरेन, तीसरी रांड, हेमंत सोरेन की बीबी। IML ने सोनिया गांधी से गले मिली है, और उसके अलावा मिली है अरविंद केजरीवाल की चौथी रांड जो है सुनीता केजरीवाल से। इनका रंडापा रांड अलाप चालू है, गदर्भ गान ढैंचू ढैंचू चालू है। दोस्तों, आपने सारा देखा। उसके अलावा मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत हत्यारे की मौत पर जमावड़ा और पत्रकारिता और उसका लाइव टेलीकास्ट, सारे दलाल पत्रकारों ने जो उसका दिखाया कवरेज। राजदीप सरदेसाई का पुराना इंटरव्यू जिसमें बता रहा है कि मेरे को मटन चिकन खिलाया, बहुत बढ़िया लोग हैं दोनों। अतीक अहमद की तारीफ़ कर रहा है, मुख्तार अंसारी की तारीफ़ कर रहा है। हरामजादा, दामाद बना ले तो अपनी लड़की दे तो हमको हरामजादे। उसके अलावा पंजाब का जिक्र है दोस्तों। पंजाब का एकमात्र सांसद होता था नवनीत बिट्टू, जो भी नाम है उसका, हो सकता है नाम में उच्चारण में गलती हो रही हो, वो आ गए हैं बीजेपी में, और बहुत ही बेहतरीन नेता है। एक ही सांसद था इनके पास पूरी लोकसभा में आम आदमी पार्टी का, और वो आ गए हैं बीजेपी में। पंजाब का समीकरण भी बदलेगा। 13 में से 13 सीटें तो नहीं आएंगी, 6-7 सीटें आएंगी। पहले 2 थी, लोकसभा की सीटों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत कुछ समावेश है दोस्तों। असली तो जिक्र जो है रांडो का जिक्र है, और मुख्तार अंसारी का जिक्र है, और शरद पवार की गिरती हुई पावर का जिक्र है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, और सनातन धर्म की जय हो, जो सदैव रहेगी, चाहे आप जय करो ना करो। आज रावण लीला होगी रामलीला मैदान में, उसका भी कुछ ना कुछ विश्लेषण शाम को आएगा तो मैं दूंगा इन्हीं पंडितों के ऊपर। और 10 सनातनी चैनलों की रैंकिंग मैंने आपको बताई है, जिसमें मनीष ठाकुर नंबर 1 पर है, अंजू पंकज 2nd नंबर पर है, 3rd नंबर पर कैपिटल टीवी है, और 4th नंबर पर है हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्ष कुमार तो घटिया है, खैर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। 4 रैंकिंग मैंने कर दिया, बाकी 6 भी कर दूंगा थोड़े दिनों में। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।